हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर में आपका जो कोर्स वन है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और आपका 2024 में जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। समझ गए? तो आपका लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा जाता है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नैतिकता क्या होता है। समझ गए? नहीं, नैतिक विकास बच्चा में क्या होता है। तो देखिए जब बच्चा सही या गलत चीज़ को जानने लगता है तो वही नैतिकता आ जाता है, नहीं उसमें नैतिकता का गुण आ जाता है। जैसे सिंपल चीज़ है, आप आगे समझिएगा कि नैतिकता क्या होता है। तो देखिए लिखा है लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। समझ गए? तो लॉरेंस कोहलबर्ग एक प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1927 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक मुद्दे के सिद्धांत से प्रभावित होकर कोहलबर्ग ने नैतिक न्याय पर अध्ययन करने को सोचा। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जीन पियाजे भी नैतिकता पर सिद्धांत दिए हुए थे। देखिए नैतिकता पर सिद्धांत दिए थे, उसी चीज़ के बाद लॉरेंस कोहलबर्ग ने उस सिद्धांत को पढ़ा और उस चीज़ में संशोधन करने को सोचा। तो वही चीज़ लिखा है कि नैतिक मुद्दे के सिद्धांत से प्रभावित होकर कोहलबर्ग ने नैतिक न्याय पर अध्ययन करने को सोचा। उन्होंने उसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बालकों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उन्होंने पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तन तथा परिष्कृत किया, यानी उसमें कुछ संशोधन किया। किसके सिद्धांत को? तो जीन पियाजे के सिद्धांत को। यानी कोहलबर्ग से पहले जीन पियाजे भी नैतिक विकास। देखिए जीन पियाजे का सबसे पॉपुलर सिद्धांत आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जिसका 4 अवस्था बताए हुए थे, लेकिन वो नैतिकता पर भी बताए हुए हैं जीन पियाजे। उसी चीज़ को अध्ययन करते हुए कोहलबर्ग ने भी उस सिद्धांत को क्या किया, थोड़ा विस्तारित किया। जीन पियाजे के जो नैतिक विकास का सिद्धांत था। कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बताया कि नैतिकता जन्मजात नहीं होता है, यानी जन्म से नहीं आता है, यानी बालकों में यानी बच्चों के जन्म से लेकर मृत्यु तक नैतिक विकास होता है। यानी जन्म के बाद बच्चा जैसा समाज में रहेगा उसमें ऐसा नैतिक विकास होगा। कोई भी बच्चा का नैतिक विकास समाज में ही होता है और कोई भी बच्चा का नैतिक विकास समाज को प्रभावित करता है। आप जैसा समाज में रहिएगा वैसा ही आप में नैतिक विकास होगा और वैसा ही समाज को आप प्रभावित कीजिएगा। समझ गए? और उसके बाद लिखा हुआ है कि अर्थात हम कह सकते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो वह न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक होता है, वह नैतिक या नैतिक समाज में ही क्या करता है, सीखता है। अब आते हैं हम लोग, कोहलबर्ग ने नैतिकता के बारे में बताया कि नैतिकता वह गुण है जिससे हम सही या गलत की पहचान करते हैं। यानी सिंपल कहने का मतलब क्या है कि नैतिकता वह गुण है जिससे हम क्या करते हैं, सही या गलत की पहचान करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई देखिएगा छोट बच्चा है तो चोर को भी मारा जाएगा तो कहेगा खराब ही चीज़ है, अच्छा भी आदमी को मारा जाएगा तो खराब चीज़ है, लेकिन जब वो सियाना हो जाएगा तो जानेगा कि चोरी किया इसीलिए उसको मार रहा है तो सही काम कर रहा है। लेकिन कोई आदमी सही है उसको मार रहा है तो गलत काम है। तो वही है कि नैतिकता क्या कहता है, मोरालिटी जिसे बोलते हैं, कि जब हम सही या गलत चीज़ को जानकर हम डिसीजन देते हैं वही हमारा क्या होता है, नैतिक होता है। इसी को बोलते हैं नैतिकता। सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत कहते हैं क्योंकि ये 6 अवस्था दिए थे, 3 स्तर और 6 अवस्था, और यह अवस्था सभी बालकों के लिए निश्चित होता है, यानी सब बालक में आता है, यानी सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का तात्पर्य है कोई भी बच्चा इन अवस्था को से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को एक लघु कथ्य के माध्यम से समझाया। यूरोप में मैंने एक कहानी के द्वारा बताया कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद इसकी जान बच जाए। उस महिला के दवा के लिए उसका पति हाइनेज उस दवाई वाले के पास गया और दवाई देने को कहा। दवा एक तरह का रेडियम था और उस दवाई, एक और चीज़ है कि किन्हीं लोग को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सभी कोर्स का नोट्स आप ले सकते हैं। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करना होगा। सभी कोर्स का, कोर्स 1 से लेकर कोर्स 7 तक आपको नोट्स मिल जाएगा 9576002401 पर। तो वही लिखा हुआ है कि उसका पति हाइनेज उस दवाई वाले के पास गया और दवाई देने को कहा। दवाई एक तरह का रेडियम था और उस दवाई बनाने का खर्चा बहुत था, इसीलिए दवाई वाला दवाई बनाने के खर्चे से
10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था, लेकिन हाइनेज के पास उतने पैसे नहीं थे। हाइनेज ने दवाई वाले से अनुरोध किया कि मेरी पत्नी मरने वाली है, आप उस दवाई को दे दें, लेकिन दवाई वाले ने दवाई देने से मना कर दिया। फिर उसके बाद हाइनेज मजबूर होकर उस दुकान को तोड़कर दवाई अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चुरा लिया। इस कहानी के अंदर कोहलबर्ग ने 2 बात पर बोल दिया। देखिए कहानी कहने का मतलब क्या है कि इसे 2 चीज़ समझाने की कोशिश किया इस कहानी के माध्यम से कि जैसे समझिएगा आप कि जैसे आपकी पत्नी का भी जान बचाना है, मतलब और आपको चोरी भी नहीं करना है। आप कोई एक ही काम कीजिएगा, या तो चोरी नहीं कीजिएगा तो आपकी पत्नी का जान चल जाएगा, चोरी कीजिएगा तो आपकी पत्नी का जान बच जाएगा। इससे वो 2 चीज़ पर जोर दिया कि नैतिक दुविधा। अब नैतिक दुविधा क्या होता है कि नैतिक दुविधा एक ऐसी दुविधा होती है जिसमें किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक नैतिक कार्यों में से किसी एक कार्य का चयन करने में जो उत्पन्न दुविधा होता है उसी को हम लोग नैतिक दुविधा। यानी 2 काम आपके पास आ गया कि एक दवा अपनी पत्नी का जान भी बचाना है और दूसरा है कि चोरी भी नहीं करना है, समझ गए। तो अब यहाँ पर कौन काम हम करें? 2 काम के आपके सामने है कि चोरी करे कि नहीं करे। चोरी नहीं करेंगे मेरी पत्नी का जान नहीं बचेगा। तो ये दोनों में जो उत्पन्न दुविधा होता है इसी को नैतिक दुविधा कहते हैं, मोरल डिलेमा कहते हैं। लेकिन जैसे क्या हाइनेज को दवा चुरानी चाहिए थी, क्या एक पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवाई चुरानी चाहिए, मतलब एक आपके दिमाग में आएगा। अब देखिए नैतिक तर्क शक्ति क्या है, इसमें हम डिसीजन ले लेते हैं कि हमको कौन काम करना है। तो सही या गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की जो शामिल चिंतन होता है इसी प्रक्रिया को नैतिक तर्क शक्ति कहते हैं। जैसे हाइनेज ने चोरी करके सही किया है गलत, यानी अपनी पत्नी के जान बचाने के लिए क्या चोरी करना सही है, तो ये जो निर्णय ले लिया चोरी मतलब कह रहा है कि चोरी करना सही है। तो जब पत्नी के जान बचाने के लिए चोरी कर रहा है तो वो बताएगा ना कि ये चीज़ हम किए हैं पत्नी की जान बचाने। इन लघु कथाओं से प्राप्त अनुक्रिया का विश्लेषण करके कोहलबर्ग ने बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास 3 स्तरों से गुजरता है और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्था होती है तथा इन अवस्था का क्रम निश्चित है। देखिए सिंपल चीज़ है कि कोहलबर्ग के अनुसार पूछे कितना स्तर है, तो 3 स्तर है। अवस्था पूछेगा तो 6 अवस्था है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग आते हैं और इन अवस्था का क्रम क्या होता है निश्चित है। कोहलबर्ग ने बताया कि सभी व्यक्ति में यह अवस्था एक ही उम्र में नहीं होती है और न ही व्यक्ति एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में जा सकता है। अब देखिए नैतिक विकास का 3वां स्तर कौन कौन है, तो पहला स्तर का नाम है पूर्व परंपरागत स्तर जिसे प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, परंपरागत स्तर जिसे हम लोग कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। तीसरा है आपका उत्तर परंपरागत स्तर जिसे हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, समझ गए। तो हम लोग आते हैं कि देखिए जितना भी 3 स्तर है, 3 स्तर में प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्था दिया गया है, समझ गए। अब देखिए पूर्व परंपरागत स्तर में 2 अवस्था है आपका, अज्ञान दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था, समझ गए। परंपरागत स्तर में आपका 2 है, प्रशंसा की अवस्था और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, समझ गए। इसी को कानून की अवस्था भी कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था या इसी को कानून की अवस्था, और जो प्रशंसा की अवस्था इसी को हम लोग अच्छा लड़का लड़की भी कहते हैं। उत्तर परंपरागत स्तर में आपका सामाजिक समझौते की अवस्था या सामाजिक अनुबंध की अवस्था भी कहते हैं, और विवेक की अवस्था जो छठा या इसी को सार्वभौमिक की अवस्था कहा जाता है, इसको समझ गए। सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था, समझ गए, इसको कहा जाता है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था छठा को, समझ गए। तो याद कर लीजिएगा अज्ञान दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था को जैसे कि तैसे की अवस्था कहा जाता है। उसके बाद आपका परंपरागत में प्रशंसा की अवस्था को अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन भी कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था को हम लोग कानून की अवस्था कहते हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था या सामाजिक अनुबंध की अवस्था 5वां, छठा अवस्था हो गया विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। अब आते हैं पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है, तो देखिए लिखा है जब बालक बाहरी तत्व या घटना के आधार पर किसी व्यवहार को नैतिक या अनैतिक मानता है, यानी बाहरी तत्व या वो पूर्व परंपरागत में आता है, समझ गए। तो उसकी यह नैतिक तर्कशक्ति पूर्व परंपरागत स्तर में कही जाती है। इस स्तर में कोहलबर्ग ने 2 अवस्था बताया जो इस प्रकार है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का विकास का मुख्य आधार आज्ञा एवं दंड होता है, यानी बच्चा सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना चाहिए। इसी अवस्था में बच्चा सही गलत का निर्णय दिए गए दंड या पुरस्कार के आधार पर करता है। अब आता है अहंकार की अवस्था।
इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं की इच्छा को पूरा करने पर, यानी जैसे कि तैसे की अवस्था कहते हैं, जैसा जिसके साथ व्यवहार कीजिएगा वैसा होगी भी, यानी तुम मुझे खून दो हम तुझे आज़ादी देंगे, यानी बराबरी वाला बात जब होगा, बच्चा को लगता है कि वही काम सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो, अर्थात हम दूसरी की कोई इच्छा पूरी कर देंगे तो वो हमारी इच्छा पूरी। इसमें कहता है कि हम तुमको कल लंच खिलाए तो तुम भी आज हमको लंच खिलाओ, ऐसा बराबरी वाला बात है। इस अवस्था में बालक में अहंकार होता है। यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने या चोरी करने से भी पूरा होता है तो उस कार्य को क्या मानेगा, अनैतिक नहीं मानता है। अब आता है परंपरागत स्तर 10 से 13 साल। यह कौल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर है। इस स्तर की अवधि 10 से 13 वर्ष के मध्य होती है। इस अवस्था में बच्चा का व्यवहार उसकी माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इस स्तर पर बालक समझता है कि वे समस्त क्रिया सही है जिससे उसकी दूसरे की मदद होती है। इस स्तर में भी कोहलबर्ग ने 2 अवस्था बताया है, प्रशंसा की अवस्था स्टेट ऑफ एप्रिसिएशन, या इसी को हम कहते हैं अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन। इस अवस्था में बच्चा वही क्रिया करना चाहता है जिससे उसकी प्रशंसा हो, यानी बालक उस व्यवहार को नैतिक मानता है जिससे उसकी प्रशंसा हो। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन का स्वरूप समाज और इसके परिवेश से निर्धारित होता है। बी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों की नैतिक विकास सामाजिक आदेश, न्याय, कानून और कर्तव्यों पर आधारित होता है। यह अवस्था बालक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस अवस्था में परिवेश से पहले बालक समाज को केवल प्रशंसा के लिए महत्व देता था। इस अवस्था में बच्चा पहुंचकर समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक मानते हैं। अब आते हैं उत्तर परंपरागत स्तर 13 साल से ऊपर। इस स्तर में बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। उत्तर परंपरागत स्तर में 2 अवस्था है, सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था तक आते आते वह समझने लगता है कि व्यक्ति एवं समाज के बीच एक समझौता होता है और व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि समाज के बनाए गए नियमों का पालन करे क्योंकि समाज हमारे हितों की क्या करता है, रक्षा करता है। अगला है विवेक की अवस्था या सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। इस अवस्था तक व्यक्ति के अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि विषयों पर स्वयं के व्यक्तिगत विचार विकसित हो जाते हैं, इसीलिए इस अवस्था को विवेक की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक अपने नैतिक कार्यों का चयन अपने विवेक के आधार पर करता है। अब आते हैं निष्कर्ष के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है। इस सिद्धांत के विश्लेषण कर कोहलबर्ग ने बताया कि बालक का विकास कुछ निश्चित अवस्थाओं से होता है तथा यह अवस्था सार्वभौमिक होती है तथा नैतिक तर्क शक्ति हर बालक की हर स्टेज में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो नोट्स वगैरह लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं 9576002401 पर सभी कोर्स का मिल जाएगा, कुछ पेमेंट करके आप ले सकते हैं। थैंक यू।